अकाउंट में से शेयर्स चला गया है, अकाउंट को क्या कर दे, डेबिट कर दे। ओके, तो इस तरीके से बच्चों प्रोसेस है इधर रीमैट एंड डीमैट का। नेक्स्ट है फंजिबिलिटी। सर ये फंजिबिलिटी का मीनिंग क्या है? आइडेंटिकल। फंजिबिलिटी का मतलब है आइडेंटिकल। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, या तो तुम दूसरे टर्म में बोलो तो इंटरचेंजेबल। चलो जो छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सपोज फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एक लैंड है, महाराष्ट्र में एक लैंड है, कहां पे, महाराष्ट्र में। एंड राजस्थान में डेजर्ट में एक लैंड है, ये दोनों को एक्सचेंज किया, चलेगा? महाराष्ट्र का दोस्त क्या बोलता है, तू राजस्थान, नहीं मैं राजस्थान का ले लेता, राजस्थान बोलता है मैं महाराष्ट्र का ले लेगा, चलेगा क्या? चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा पता है? महाराष्ट्र के लैंड का क्वालिटी अलग, राजस्थान के लैंड का क्वालिटी अलग, दोनों का क्वालिटी अलग है, वी कांट इंटरचेंज, तो ये फंजिबल नहीं है, ये फंजिबल नहीं है, इज नॉट फंजिबल। ओके, क्योंकि हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। अभी हम दोनों बैठ के बोले, सिंपल सी बात है, तुम यही बोलोगे महाराष्ट्र में मेरा लैंड है तो मेरे को इतना सारा प्रोडक्टिविटी मिल रहा है, एग्रीकल्चर मिल रहा है, राजस्थान में कहां से मिलेगा, वो भी डेजर्ट में, जहां पे एकदम मरुस्थल है, रेत ही रेत है पूरी। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं, ये नॉन फंजिबल है, दोनों ही लैंड है, दोनों का एरिया सेम है, बट वी कांट इंटरचेंज। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं, 10 रुपीज की, 10 रुपीज की न्यू नोट है और 10 रुपीज की ओल्ड नोट है, अगर इसको हम एक्सचेंज करें, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्यों? अगर मैं इसको एक्सचेंज करता हूं, अगर मैं इसको एक्सचेंज करता हूं, वैल्यू चेंज होगा? वैल्यू चेंज होगा? नो, वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। भले मेरे पास, अभी फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल 10 रुपीज की नोट है, 10 रुपीज का कॉइन है, 10 की नोट है, 10 का कॉइन है, अगर मैं दोनों को एक्सचेंज करता हूं, अगर मैं दोनों को एक्सचेंज करता हूं तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये फंजिबल है। क्या ये फंजिबल है? तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, व्हाट एक्सप्लेन? क्या 3 क्या है? वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, फंजिबल। भाई मैं फंजिबल में कुछ आगे तो नहीं, आगे एकदम नहीं बढ़ चुका, मैं अभी अभी एक्सप्लेन ही कर रहा हूं उसको मैं। अरे फंजिबिलिटी का मतलब क्या, कि हम लोग कोई चीज इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर उसको इंटरचेंज किया तो उसकी वैल्यू सेम होगी, उसकी क्वालिटी सेम होगी, या उसकी जो वैल्यू है वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसा भी एग्जांपल दे रहा है, ध्यान से सुन ले, महाराष्ट्र का लैंड है, राजस्थान का लैंड है, दोनों का साइज सेम है, इक्वल है। अगर सपोज आपका महाराष्ट्र में लैंड है, सेम साइज का लैंड, मैं आपको बोलता हूं आप राजस्थान में ले लो, मेरे को महाराष्ट्र में दो, विल यू एक्सेप्ट? आर्या? नो, व्हाई? रीजन बताओ आर्या, रीजन बताओ। रॉट, ओके, मतलब इन शॉर्ट दोनों का जो क्वालिटी, दोनों का जो वैल्यू वो सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं अरे तुम्हारे पास 10 रुपए की नोट है, ओल्ड वाली है, ओल्ड वाली, और मैं तुमको न्यू वाली कड़क नोट देता हूं, विल यू एक्सेप्ट एक्सचेंज में? विल यू एक्सेप्ट? व्हाई एक्सेप्ट? व्हाई यू विल एक्सेप्ट? न्यू है, फ्रेश है, भगवान आपका भला करे, वैल्यू सेम है, बराबर है। ओल्ड नोट में खर्चा करेगा तो भी 10 रुपए का वैल्यू है,
नया नोट करेगा तो भी 10 रुपए का वैल्यू है। ये ऐसे लोग होते हैं, किधर भी जाएंगे तो हमको पिंक ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। किधर भी देखो तो हमको पिंक कलर चाहिए। फ्रेश है, फ्रेश। सुधर जा, सुधर जा। तो फंजिबिलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल। क्या बात है, मेरा भी कलर ब्लैक अच्छा है। सम फाइनेंशियल असेट फंजिबल व्हाइल सम आर नॉट फंजिबल। चलो इधर एग्जांपल भी दिया। लैंड इज नॉट फंजिबल as every unit of land has its unique quality which adds to or reduce its value। आप गांव में ही देखो, दो जगह पे आप गांव में ही देख लो, आप गांव में जाके तब मालूम पड़ेगा एक जगह का जमीन कैसा है, दूसरी जगह का जमीन कैसा। तो लैंड इज नॉट फंजिबल। बट करेंसी नोट में भी, करेंसी नोट इज फंजिबल एज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू करेंसी नोट्स ऑफ द सेम वैल्यू। 10 रुपए का नया नोट, 10 रुपए का पुराना नोट। चलो, सिमिलरली securities issued by same company of the same class have same value no matter who owns them। The security held in demat electronic form are fungible, they are interchangeable, substitutable and cannot be distinguished from each other। Security bear no notable features like distinctive number, certificate number or folio number etc etc। जैसे आप फिजिकल नोट में देखो या फिजिकल इसमें देखो, शेयर सर्टिफिकेट में देखो, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में देखो, तो वहां पे डिस्टिंक्टिव नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं है। रीजन, किसी का भी कुछ भी पैसा आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसका भी शेयर्स किधर भी जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है। बट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में डिस्टिंक्टिव नंबर होता है विच मैटर्स। ये नंबर इसको अलॉट किया, ये नंबर इसको अलॉट किया, ये नंबर उसको अलॉट किया, जिससे अपने को मालूम पड़ता है, आइडेंटिटी मालूम पड़ती है कि ये नंबर है ना ये पर्सन का, ये नंबर ये पर्सन का। सो नॉट फंजिबल। आगे नेक्स्ट है ISIN। अब ये ISIN यूजुअली क्यों होता है पता है क्या? फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं अपने इधर पे। चलो, इट इज अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सिक्योरिटी इशू। ISIN इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी इंटरनेशनल आ गया मतलब क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा इधर पे। ISIN is any country are allotted by country's NNA। NNA का full form National Numbering Agency। ISIN is a standard numbering system which accepted globally। The International Organization of Standardization ISO currently defines ISIN structure। है इसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में है क्या स्ट्रक्चर होता है, तुमको एग्जाम में नहीं लिखने का। तुमको क्या इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में दिया है ना मेन, वो इंपॉर्टेंट है। In India, issuing ISIN to security is assigned by SEBI to NSDL। SEBI work as NNA in India। ध्यान देना, SEBI work as NNA in India। For government security, allotment of ISIN done by the RBI। ध्यान देना पे, दो important point है। In India, issuing ISIN to security is assigned by SEBI। Assigned by SEBI। ISIN assigned by SEBI। Okay। For government security, allotment of ISIN done by RBI। बाकी सिक्योरिटीज के लिए SEBI, बाकी के लिए RBI, गवर्नमेंट के लिए RBI। ISIN consists 12-digit alphanumeric code divided into 3 parts। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बाकी कुछ ध्यान देने का जरूरत नहीं, आगे क्या लिखा है पीछे क्या लिखा है उतना याद नहीं करने का। कितना डिजिट है? 12 डिजिट अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक बोला मतलब उधर आपको लेटर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं। And it is divided into 3 parts। The company has to apply for ISIN for securities with document like prospectus। अब इसके अंदर ISIN के सब डिटेल दिए हुए हैं, क्या क्या होता है ये घर पे पढ़ लेना आप। लास्ट में देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। IN for country code, that is India। E indicates issuer in is a company। सर E क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इधर सब दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो A आएगा, यूनियन टेरिटरी है D आएगा, स्टेट गवर्नमेंट B, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन C, म्यूचुअल फंड है तो F आएगा, स्टैट्यूटरी कंपनी कॉर्पोरेशन है तो E आएगा। तो ये डोनेट करता है इधर पे, सॉरी डिनोट करता है, आई एम सॉरी।
आगे आइडेंटिटी ऑफ कंपनी 002 है, इक्विटी शेयर है तो 1, सीरियसली इशूड डिजिट तो सिक्योरिटी इज अ चेक डिजिट, ये सब दुनिया भर के उनके नंबर है, इस तरीके से कुछ असाइन किया जाता है। ये देखो टोटल 12 नंबर है, टोटल 12 नंबर दिया हुआ इधर, 12 डिजिट है काउंट करोगे तो। जस्ट एक बार रीड कर लेना, जस्ट फॉर रेफरेंस, एग्जाम में नहीं आएगा। आगे नाउ थोड़ी देर पहला फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी पढ़ा, थोड़ी देर पहला किस तरीके से ये कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक एंड डीमैट प्रोसेस होता है, ये डिस्कस करके हो गया अपना। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट ये तैयारी डिस्कस का करके साथ। हो गया अपना। आईपीओ, व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम। तो उसका भी प्रोसेस है, इधर पे देखो, इसका भी प्रोसेस है। चलो, तुमको पता है, तुमको पता है शेयर्स अलॉट करने के पहला इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है? व्हाट इन्वेस्टर विल डू? अप्लाई करेगा। क्या करेगा? अप्लाई करेगा। इन्वेस्टर क्या करेगा? अप्लाई करेगा। किधर अप्लाई करेगा? तो कंपनी में, बट ऑब्वियस टाटा कंपनी है, टाटा ने अपना आईपीओ निकाला, बराबर है, टाटा ने अपना आईपीओ निकाला। अब एज ए इन्वेस्टर मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? पीओ हो गया। मैंने ऑलरेडी डीपी के साथ मैंने अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करके, ऑलरेडी डीमैट अकाउंट ओपन करके रखा है मैंने, ऑलरेडी डीमैट अकाउंट ओपन करके रखा है। मैंने एप्लीकेशन दिया, किसको? इशुअर कंपनी को। किसको? इशुअर कंपनी को। ध्यान देना, इशुअर कंपनी को। अब मेरा अकाउंट मेंटेन डीपी करता है, मेरा अकाउंट मेंटेन डीपी करता है, बट मेरा सब डिटेल किसके पास होगा? अकाउंट मेंटेन डीपी करता है, बट मेरे सब डिटेल किसके पास होंगे? हेलो बच्चों, किसके पास मेरा सब डिटेल होगा? डिपॉजिटरी के पास होगा, इसके पास, ये भाई साहब बैठा ना, ये भाई साहब, इनके पास मेरे सब डिटेल होंगे, डिपॉजिटरी के पास, ये इसके पास मेरा सब डिटेल होएगा, बराबर है, डिपॉजिटरी के पास। तो जैसे मैंने अप्लाई किया, तो ईश्वर कंपनी मेरे को अगर अलॉट करने वाली रहेगी, तो मेरे वेरिफिकेशन के लिए किसके पास जाएगी? डिपॉजिटरी के पास जाएगी, वेरिफिकेशन के लिए। भाई ये अकाउंट नंबर ये है, बराबर है, जेन्यून है क्या, सब कुछ है। अब वो रिटर्न में क्या करेगा? वेरिफिकेशन रिपोर्ट सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा? वेरिफिकेशन रिपोर्ट। अब वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गया, जेन्यून है, सब कंफर्म हो गया, तो डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट भेजेगा। क्या भेजेगा? डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट, डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट। डिपॉजिटरी क्या करेगा? बीओ को एक स्टेटमेंट जैसा देगा, या एक लेटर भेजेगा। क्या लेटर? कि भाई तुम्हारे अकाउंट में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, डीमैट अकाउंट में। जैसा इसको भेजेगा, 6 स्टेप में वो इंस्ट्रक्शन देगा, किसको? डीपी को, बिकॉज डीपी के पास अकाउंट है और इसके पास कस्टडी है। डीपी के पास तो अकाउंट, डीपी का इंस्ट्रक्शन देने का काम डिपॉजिटरी का है, डेबिट क्रेडिट करने का काम डीपी का है। तो जैसे इसको इंटीमेट कर दिया बीओ को, उसने इंटीमेट कर दिया डीपी को। अब डीपी ने क्या किया? अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब डीपी बीओ को क्या भेजेगा? स्टेटमेंट भेजेगा। क्या भेजेगा? स्टेटमेंट भेजेगा। ये पूरा प्रोसेस है किसका? आईपीओ का प्रोसेस है। किसका? आईपीओ का प्रोसेस। ओके, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम। अभी इधर पे जो डायग्राम दिया है ना आपको, ये बहुत खतरनाक डायग्राम है। खतरनाक बोला तो
इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। इसको मैं आपको शॉर्ट में खाली बताता हूँ कि ऑफ मार्केट ट्रेड क्या होता है एंड मार्केट ट्रेड क्या होता है। ध्यान देना, ऑफ मार्केट ट्रेड एंड मार्केट ट्रेड। ये ऑफ मार्केट नाम से पता चलता है, मार्केट के बाहर। अब आप कोई चीज मार्केट में अगर आपको सेल नहीं करने का, ध्यान से सुन लेना बच्चों, ध्यान से सुन लेना। सपोज फॉर एग्जांपल आपकी कार है, आपको किसी एजेंट के थ्रू किसी मार्केट में नहीं बेचने का है, तो आप किसको बेचोगे? टू हुम यू विल सेल? प्राइवेट में बेचोगे, बराबर है, बट किसको बेचोगे? रिलेटिव्स को बेचोगे, बराबर है। रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, पहचान वाले हो गए, यस एग्जैक्टली। मार्केट में खबर ही नहीं है, मार्केट में खबर ही नहीं है। तो सिमिलरली मेरे को अगर बाहर वाले को नहीं बेचने की मेरी सिक्योरिटी, मेरी सिक्योरिटी नहीं बेचने की है, तो मैं क्या कर सकता है, मेरे फ्रेंड को किसी को गिफ्ट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेगेसी भी है, लेगेसी ट्रांसफर, ये तो आपको पता ही होगा, लेगेसी ट्रांसफर एनपीओ में पड़ा होगा, बराबर है। मेंबर्स की डेथ के बाद में जो एनजीओ के मेंबर्स उनके डेथ के बाद में उनका जो भी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है किसको? तो एनजीओ को ट्रांसफर हो जाती है, एनपीओ को ट्रांसफर हो जाती है। तो जब मार्केट में किसी को बेचने का नहीं है, अपने पहचान वाले में किसी को बेचने का है, तब ये आता है ऑफ मार्केट ट्रेड। एंड ऑफ मार्केट ट्रेड के अंदर आपको क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग ब्रोकर या ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। ये ट्रांजैक्शन सेलर बायर के बीच में, सेलर का डीपी, बायर का डीपी एंड डिपॉजिटरी, इन लोग के बीच ही ट्रांजैक्शन होगा। अब जब आता है मार्केट ट्रेड, मार्केट ट्रेड मतलब क्या? अभी आप है ना ओपन टू ऑल रख रहे हो, ओपन टू ऑल रख रहे हो, ध्यान देना, ओपन टू ऑल रख रहे हो कि भाई किसी को भी बेच सकते हैं। तब यहाँ पे ब्रोकर आएगा, तब यहाँ पे क्लियरिंग हाउस आएगा, और उसके बाद में ये प्रोसेस होता है। अभी मैं खाली एक एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक डिपॉजिटरी दिख रहा है, बराबर है बेटा। ये दोनों जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ना, इनका डिपॉजिटरी ये एक ही होना चाहिए, तब जाके सेलर एंड बायर क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एनएसडीएल है, तो सेलर का भी एनएसडीएल होना चाहिए डिपॉजिटरी, बायर का भी डिपॉजिटरी एनएसडीएल होना चाहिए। नहीं तो उसके लिए अलग प्रोसेस है सर, दोनों के अलग अलग रहे तो दोनों के अलग अलग प्रोसेस है। तो दोनों के डिपॉजिटरी सेम होने चाहिए। और एक पॉइंट का ध्यान रखो, दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन कब सक्सेसफुल होगा पता है? जब सेलर ने इधर पे एक इंस्ट्रक्शन देता है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बोलते हैं जिसको, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, और इधर पे कुछ एक रिसिप्ट इंस्ट्रक्शन करके आता है। सेलर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन देता है, बायर रिसिप्ट इंस्ट्रक्शन देता है। अगर ये दोनों के डिटेल्स मैच हो गए तो ट्रांसफर एग्जीक्यूट होता है। अगर दोनों के डिटेल मैच नहीं हो गए, ट्रांसफर कैंसिल हो जाता है। एक शॉर्ट में तुमको खाली बता दिया। तो ऑफ मार्केट ट्रेड मतलब क्या? जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं लेगेसी ट्रांसफर करने का, तब आता है। मार्केट ट्रेड मतलब हम लोग ने ओपन रखा है, तो सेलर अपने डीपी के थ्रू डिपॉजिटरी के पास जाता है, बायर अपने डीपी के थ्रू डिपॉजिटरी के पास जाता है। सबका डिपॉजिटरी एक, सबका डिपॉजिटरी एक, आइदर एनएसडीएल और सीडीएसएल, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। ओके, तो ये शॉर्टकट में बता दिया। लेक्चर का जो सबसे लास्ट पार्ट है आज के टीचिंग का, वो है डिपॉजिटरीज इन इंडिया। अब इंडिया में दो डिपॉजिटरी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, कौन कौन सा है? एनएसडीएल, सीडीएसएल। फुल फॉर्म देख के रखना। एनएसडीएल का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और सीडीएसएल क्या क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। उधर का एस सिक्योरिटी, इधर का एस सर्विसेज। ध्यान देना, कंफ्यूज बहुत होते हैं। चलो नाउ, दोनों के दोनों ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, दोनों के दोनों क्या है? डिपॉजिटरी है। एंड डिपॉजिटरी का अपना खुद का एक्ट है जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1996। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। डिपॉजिटरी एक्ट 1996, जैसे सेबी एक्ट है,
कंपनी है तो कंपनीज एक्ट है, वैसे हमारे इधर डिपॉजिटरी के लिए डिपॉजिटरी एक्ट है। कौन सा एक्ट है? डिपॉजिटरी एक्ट 1996। 1996 से आप घर में आपको पूछो तो बहुत सारी यादें भी होगी, वर्ल्ड कप की याद होंगी, तो 1996 याद रखने के लिए बहुत इजी है। डैड को पूछना, उनको याद होगा 1996 का वर्ल्ड कप। चलो वो आपको बराबर बताएंगे। तो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 दो है, एनएसडीएल सीडीएसएल। पहला एनएसडीएल की बात करते हैं। द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, आया देखो, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, established in November 1996। अगर याद होगा तो इंडिया का वेरी फर्स्ट डिपॉजिटरी 1996, इंडिया का वेरी फर्स्ट डिपॉजिटरी 1996। तो जो 1996 में जो फर्स्ट टाइम है ना स्टैब्लिश हुआ था वो ये है, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इट इज प्रमोटेड बाय आईडीबीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड एनएससी। हेडक्वार्टर मुंबई, आपले मुंबई, हेडक्वार्टर किधर? मुंबई। एनएसडीएल पब्लिक लिमिटेड कंपनी, registered under Companies Act। NSDL provides various services to investor and other players in the capital market like stock exchange, banks, issuer, clearing members, etc. It renders service, renders का मतलब क्या? Provide services like account maintenance, dematerialization and rematerialization, settlement of trade through market transfer, off market transfer, nomination, transmission, distribution of non-cash corporate action, dividend distribution, facility of freezing and locking of investors account, investor grievances, etc etc। आप देखो पैन कार्ड के ऊपर भी एनएसडीएल ही लिखा होता है, ठीक है? कभी गुड मॉर्निंग, हेलो, जाग रहे सब लोग? क्यों सर टेक्स्ट बुक में से पढ़ा रहे तो पंडित जी की जैसा खाली ग्रंथ मरते जा रहे हो, ओम भट स्वाहा कर रहे? नहीं यार, जागो जरा, जागो, जागते रहो, जागते रहो। मैं कोई पंडित जी का मंत्र नहीं गा रहा हूं इधर पे मैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखा, अभी इसको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता।